नमस्कार साथियों, सारथी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हैं सीटेट एग्ज़ाम 2026 हिंदी पेडागॉजी की पीवाईक्यू सीरीज के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की इस श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषाई आकलन करना है और इसके लिए उनको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक की बात की जा रही है, अर्थात सबसे अधिक प्रभावी प्रश्न कौन सा है जिसके द्वारा बच्चों का भाषाई आकलन किया जा सकता है। 4 विकल्प हैं जिनमें 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? ये 4 प्रश्न बच्चों को दिए जा रहे हैं और इन 4 प्रश्नों में बच्चों के भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा प्रश्न होगा ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो 4 प्रश्न हैं इनमें से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जो इनके उत्तर होंगे वो रटे रटाए होंगे, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक में दिए गए किसी पाठ पर आधारित प्रश्न हैं और इनके सबके उत्तर सभी बच्चों के एक समान होंगे। अब जो तीसरा विकल्प है, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ, तो इसमें तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए बच्चों को 5 वाक्य बनाने हैं, तो हर बच्चे का उत्तर अपने हिसाब से अलग अलग होगा और ये विकल्प ही, ये प्रश्न ही सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न बन जाएगा बच्चों के भाषाई आकलन में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर हमारा कौन सा है? सी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न क्या करता है? अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। मतलब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक कविता है, किसान पर लिखी गई है और उस किसान पर लिखी गई कविता को अपनी मातृभाषा में सुनाना है, अर्थात यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग करना है। अब यह जो प्रश्न है, यह कैसा प्रश्न है? ये क्या करता है? कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है। तो बिल्कुल गीत गाने के अवसर तो मिलेंगे, सारे बच्चे जब इस कविता को सुनाएंगे अपने मित्रों को और अपने शिक्षकों को, तो उनको गीत गाने के अवसर तो मिलेंगे ही। कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, दूसरा विकल्प है। तीसरा है, कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, या कक्षा में मनोरंजन का साधन है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। अब ये विकल्प क्यों सही होगा? क्योंकि जो किसान पर लिखी गई कविता है उसे बच्चों को अपनी मातृभाषा में सुनाना है। अब हर बच्चा अपनी मातृभाषा में जब उस कविता को सुनाएगा तो इससे जो बहुभाषिकता है वह पोषित होगी, पुष्ट होगी, समृद्ध होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करना है, उसके लिए सबसे कम प्रभावी क्या है? अवलोकन है, मतलब देखना, बातचीत करना, जांच सूची या फिर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावी है वो क्या हो जाएगा? जांच सूची हो जाएगा। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। पहले राधिका ने बच्चों को नाम से संबंधित कुछ उदाहरण दी, उसके बाद संज्ञा के बारे में उनको समझाया। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो बड़ा सरल सा प्रश्न है। पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं, फिर संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, नियम बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही हो जाएगा, आगमन विधि। अगला प्रश्न, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं
वो बच्चों के गलत शब्दों को काटते नहीं हैं, बल्कि उन गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर फिर उन दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं कि तुम बच्चे से कहते हैं कि तुम देखो जो तुमने लिखा और जो हमने ठीक रूप लिखा है, इन दोनों में अंतर क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकर्षित करना, आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बनाना, या फिर बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर क्या होगा ये हमें देखना है। तो इनमें सही उत्तर क्या होगा? शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, या आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बनाना, बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना। तो ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जब अध्यापक ने बच्चे के द्वारा लिखे गए गलत शब्द के नीचे सही शब्द लिखा है, तो बच्चा खुद उन दोनों शब्दों का अवलोकन करेगा, उनको देखेगा और वो सही वर्तनी को जानेगा, मतलब सही वर्तनी की ओर उसका ध्यान आकर्षित होगा। तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति मतलब लेखन कौशल की बात की जा रही है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लेखन कौशल का विकास करने में सबसे कम सहायक क्या है? अपने बचपन की कोई घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी थी। तो हर बच्चे की जो बचपन की घटना होगी, उस घटना को हर बच्चा अपनी तरह से अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। ये लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है। ये हमें देखना है कौन सबसे कम सहायक है। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? तो हर बच्चे का जवाब अलग तरह का होगा। ये भी लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है। नादान दोस्त, इस कहानी का अंत परिवर्तित करके कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अच्छा, यहाँ पर लिखें, ठीक है, लिखिए, थोड़ा सा वर्तनी अशुद्धि है। चलिए, नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करके, जैसे कोई कहानी है नादान दोस्त, उसका शीर्षक है और उसका जो भी अंत है उस अंत को परिवर्तित करके हर बच्चे को अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। तो इससे भी उनकी लिखित अभिव्यक्ति का विकास होगा। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अब देखिए, ये कम सहायक है लिखित अभिव्यक्ति के विकास में। क्यों कम सहायक है? क्योंकि कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर जब बच्चे पूरा करेंगे तो हर बच्चा वहीं रिक्त स्थान में पूर्ति करेगा जो उसकी पाठ्य पुस्तक में दिया होगा। इसमें बच्चे की कहीं भी कोई मौलिक अभिव्यक्ति नहीं होगी। और जब हम लिखित अभिव्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चे की मौलिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और चौथा विकल्प मौलिक अभिव्यक्ति की बात न करके ये पाठ्य पुस्तक की बात करता है, इसलिए डी विकल्प ही सबसे कम सहायक होगा। तो इस छठे प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल चुका है डी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों में पढ़ने लिखने की जो कुशलता है उसके विकास में सर्वाधिक सहायक कौन है? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, अर्थात जो भी 4 विकल्प हैं वो सब कहीं ना कहीं सही होंगे, लेकिन उन चारों में सबसे अधिक कौन सा सही है, कौन सबसे अधिक सहायक है वो बताना है। तो बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में कौन सर्वाधिक सहायक है? श्रुतलेख का कार्य बिल्कुल सहायक है। कहानी पढ़कर सवाल बनाना, ये भी पढ़ने लिखने की कुशलता में सहायक है। प्रदूषण पर निबंध लिखना, ये भी सहायक है। सुलेख कार्य, ये भी सहायक है। लेकिन सर्वाधिक सहायक कौन है? तो देखिए, श्रुत लेख में बच्चा वहीं लिखेगा जो उसको बोला जाएगा। प्रदूषण पर निबंध लिखने में बच्चा वहीं लिखेगा जो उसने प्रदूषण निबंध में पढ़ा होगा। सुलेख में जो भी किताब में देखा होगा उसी को हूबहू लिख देगा। लेकिन जब कहानी पढ़कर बच्चा सवाल बनाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी मेधा को खर्च करेगा, अपनी बुद्धि लगाएगा, तर्क करेगा, सोचेगा, समझेगा। इससे उसकी तर्कशीलता बढ़ेगी, तर्क करने की शक्ति का विकास होगा और हर बच्चा अपनी तरह से मौलिक प्रश्न बनाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये चारों सहायक हैं, किंतु सर्वाधिक सहायक कौन है? कहानी पढ़कर सवाल बनाना। बी विकल्प सही उत्तर के साथ अगला प्रश्न, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, जो कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ होता है मतलब किसी भी कक्षा में
भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले छात्र होते हैं, हर छात्र की मातृभाषा थोड़ा बहुत परिवर्तित होती है। तो यह जो बहुभाषिक संदर्भ होता है, यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, बच्चों को 4-4 भाषाएं पढ़ाई जाए, बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बहुत सरल सा प्रश्न है, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। तो डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, नहीं, ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता है, व्याकरण को कंठस्थ करना है ना। तो जहाँ भी कंठस्थीकरण की, रटने की या व्याकरण की बात आएगी, वो विकल्प बहुधा सही नहीं होता है। फिर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो दूसरा विकल्प है हिंदी भाषा के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी देना, हिंदी भाषा में अनूदित सामग्री को पढ़ना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। ये जो 4 विकल्प हैं, इनमें से महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या है? हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। जो हिंदी भाषा के विभिन्न स्वरूप हैं, कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, इन सब विभिन्न रूपों की जानकारी देना उच्च प्राथमिक पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा। तो बी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुहावरे और लोकोक्तियों का जो शिक्षण किया जाता है, उसके संदर्भ में सर्वाधिक, फिर से सर्वाधिक शब्द आया है, और ध्यान देना है, सर्वाधिक का मतलब ये नहीं कि 3 विकल्प गलत हैं, 3 विकल्प सही हो, 4 विकल्प जो होते हैं उसमें से 3 विकल्प जो है वो भी सही हैं, लेकिन सबसे सही जो है वो हमें ढूंढना है। तो लोकोक्तियों और मुहावरों के शिक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनका अर्थ जानना। बिल्कुल, अर्थ तो हमें जानना ही चाहिए कि जो मुहावरा है, जो लोकोक्ति है, उसका अर्थ क्या है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उनका क्रम याद रखना, तो क्रम याद रखने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, उनकी परिभाषा याद करना, तो लोकोक्ति और मुहावरे की परिभाषा या तो खैर होनी चाहिए, लेकिन नहीं भी याद होगी तो भी काम चलेगा। अब देखिए, 2 विकल्प यहाँ पर सही हैं, एक तो उनका अर्थ जानना और दूसरा संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग करना। तो मुहावरे और लोकोक्ति के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बच्चा जो लोकोक्ति और मुहावरे सीख रहा है, संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग भी वो कर पाए, ये भी हमें सिखाना होता है। तो संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग करना ये सबसे उपयुक्त विकल्प है, अतः सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना क्या है? जब हम कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होते हैं, कक्षा में बहुभाषी बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से, सभ्यताओं से आए हुए बच्चे होते हैं, तो उनके प्रति संवेदनशीलता का विकास करना मतलब सबकी भाषा का, सबकी संस्कृति का सम्मान करना है, उनके प्रति संवेदनशील रहना है, इसका विकास करना क्या होता है? हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण होता है? गलत है। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है? ये भी गलत है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है या भाषा नीति की जटिल समस्या है? चलिए, 4 विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो देखिए, भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या नहीं है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है कि बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास किया जाए, अर्थात हर बच्चे की भाषा का सम्मान करना सिखाया जाए और हर बच्चे की जो संस्कृति है उसके प्रति सम्मान करना सिखाया जाए, ये मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा नीति की जटिल समस्या नहीं है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। हाल ही में अर्थात अभी शीघ्र ही ठंडे पेय पदार्थों से संदर्भित जो भी विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं, उन विज्ञापनों को इकट्ठा करना है।
उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बच्चों में ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है। 4 विकल्प हैं, सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न को पुनः पढ़ लेते हैं। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, और ये आदेश बच्चों को दिया जाता है कि सारे बच्चे उन विज्ञापनों को एकत्र करें जो ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हुए हैं, और फिर उनमें जो भी स्वास्थ्य और सफाई पर ब्यौरे दिए गए हैं उनको छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। अब यह प्रश्न बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बच्चों को बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देना सिखाता है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, या बच्चों के लिए एक जटिल समस्या है। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 4 विकल्प हैं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, तो ये तो होगा नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना ये उद्देश्य होता है, और भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, तो ये होना नहीं चाहिए। 2 विकल्प और हैं, उनको भी देख लेते हैं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना। तो ये 4 विकल्प हैं ABCD। इन 4 विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सृजनशीलता का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, ये भी सही है। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना कि विषय वस्तु क्या है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, ये बात गलत है, और जो गलत है, जो उद्देश्य नहीं, वही हमें बताना है। तो निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक कौन है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक जो है वो बताना है। तो देखिए, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, जब भाषा परिवेश समृद्ध वातावरण होता है तो उससे बच्चे आसानी से भाषा को सीखते हैं, तो ये सहायक है। अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, ये भी सहायक है, बहुत सहायक है। ज़रूरी नहीं कि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा को हम हिंदी भाषा की ही क्लास में पढ़ेंगे। हम गणित की क्लास में भी हिंदी पढ़ सकते हैं, हम विज्ञान की क्लास में भी हिंदी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? तो हमारी गणित की किताब भी हिंदी भाषा में है, विज्ञान की किताब भी हिंदी भाषा में है, इतिहास की किताब भी हिंदी भाषा में है। तो हिंदी पढ़ने के लिए ज़रूरी थोड़े कि हिंदी की ही किताब होनी चाहिए या हिंदी की ही क्लास में हिंदी सीखेंगे। तो ये सब सहायक हैं। संचार माध्यमों का प्रयोग, ये भी सहायक हैं। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, तो देखिए, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग सहायक तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो बच्चे भाषा नहीं सीखेंगे। वो विज्ञान की किताब से हिंदी भाषा सीख लेंगे, गणित की किताब से हिंदी भाषा सीख सकते हैं। तो सबसे कम सहायक जो भाषा सीखने में है वो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग हो जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? रचनाओं की लंबाई, अर्थात बड़ी बड़ी लंबी लंबी रचनाएं हों, बच्चों का स्तर और रुचि, सरल भाषा, रचनाकार की प्रसिद्धि। मतलब आप ऐसी रचनाओं का चयन करेंगे जिनके रचनाकार बड़े प्रसिद्ध हों, या ऐसी रचनाएं जो बहुत सरल भाषा में हों, ऐसी रचनाएं जो बहुत लंबी हों, या बच्चों का जो स्तर है और जो उनकी रुचि है उसके अनुसार भाषा में के साहित्य में आप बच्चों के लिए साहित्य चयन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सही उत्तर हमारा क्या है? बी, बच्चों का स्तर और रुचि।
बच्चों का जो स्तर है और जो उनकी रुचि है उसी के हिसाब से साहित्य का चयन किया जाता है। तो बी विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। और इस प्रश्न के साथ ही आज की श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज का स्कोर आपका क्या रहा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए, अर्थात शेयर कीजिए। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप अगर इच्छा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।